हाँ तो बच्चों दोबारा शुरू करते हैं। वो पहले लेक्चर में पता नहीं क्यों वो मोबाइल में एकदम कट गया था, या तो टाइम ओवर हो गया था शायद उसको, या मुझसे कोई फंक्शन गलत दब गया था। तो दोबारा शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का वेल डिफाइंड एक्सप्रेशन होता है, जो आपको पहले क्वांटम मैकेनिक्स में करवाया जा चुका है, और अगर नहीं आपको याद हो तो आप देख लीजिएगा रेफरेंस। ये होता है रियल पार्ट ऑफ, यहाँ मैंने क्या लिखा है, फाई स्टार एच क्रॉस बाई आई एम डेल फाई। ये सिंपल सा लिखा है, इसे आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत मानिए। रियल पार्ट किस चीज का, फाई स्टार एच क्रॉस डिवाइडेड बाई आई एम और डेल फाई, ये है ये। क्योंकि हमने फाई को फाई के नॉट आर टी लिया है, अभी तक हमने टी भी नहीं इंक्लूड नहीं किया था। हमने फाई को क्या माना था, केवल आर का फंक्शन माना था। तो जनरल एक्सप्रेशन में आर और टी दोनों आता है। तो ये है जो मैंने लिखा है आपके कलर पेन से, रियल पार्ट ऑफ फाई स्टार एच क्रॉस बाई आई एम डेल फाई। तो ये किसका, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब फाई हमने तो केवल आर का फंक्शन माना था, यहाँ आर टी का फंक्शन है। तो नीचे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे आ गया। अगर आर टी दोनों इंक्लूड करना है, हमने फाई को क्या माना था, हमने फाई को माना था ई टू पावर आई के नॉट आर, ये माना था। अब क्योंकि हमें टी भी इंक्लूड करना है, हमें फाई के आर टी लेना है, ये लेना है, इसलिए माइनस ओमेगा टी भी इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको लेना पड़ेगा, फाई को लेना पड़ेगा, फाई की फॉर्म लेनी पड़ेगी ई टू पावर आई के नॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि टी भी इंक्लूड करना है। ठीक है, ये ले ली। आपको पता है ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, ई बाई एच क्रॉस हो गया, ई होता है पी स्क्वायर बाई 2m बाई एच क्रॉस, ये हो गया। और पी जो होता है एच क्रॉस के होता है, तो पी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर के नॉट स्क्वायर हो गया। तो ये सब करके ये आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की। और हमें कौन सा लेना है, ओमेगा टी। हमें यहाँ पे लेना है ओमेगा टी, ये ओमेगा टी लेना है। और ओमेगा की वैल्यू जो आ गई ये आ गई, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई टी लेना पड़ेगा उस इक्वेशन में। यही हमने किया है। अभी ऊपर देख लेते हैं दोबारा, ये रहा, ये रहा। हमने क्या लिया है, रियल पार्ट। और ये जो 1/स्क्वायर रूट ऑफ वी है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वेव फंक्शन का। हमने लिया ई टू पावर आई के नॉट जेड, ये तो पहले भी था, माइनस ओमेगा टी, ई टू पावर के नॉट आर माइनस ओमेगा टी। के नॉट आर, के नॉट किस डायरेक्शन में था, जेड डायरेक्शन में, इसलिए के नॉट जेड हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आ रही है, ये एच क्रॉस बाई आई एम, ये एच क्रॉस बाई आई एम यहाँ आ गया। और यहाँ पे आ रहा था डेल, ये डेल यहाँ पे गायब कर दिया। डेल था डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन किस चीज का हो रहा है यहाँ पे, डेल का डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई के नॉट आर टी का हो रहा है। और फाई के नॉट आर टी क्या है, ये है। तो अगली टर्म में हमें इसका यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन लिखना है, वही लिखा है हमने इसका। अगर इस टर्म का आप डिफ्रेंशिएशन देखें, यानी डेल ऑफ दिस या डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डेल बाई डेल आर ऑफ दिस, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन देखें तो आपको क्या आएगा, के नॉट जेड ही आएगा कांस्टेंट। क्योंकि डेल क्या होता है, डेल आपको पता ही है सबको, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे, ये सब मुझे लिखने की जो आवश्यकता नहीं है। तो डेल का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के नॉट आ जाएगा, के नॉट और डायरेक्शन ई जेड। ये आप करके देख लो, बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो अब ये टर्म आ जाएगी, जब ये वाली टर्म आ जाएगी तो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/√v मल्टीप्लाई होगा तो 1/v हो जाएगा, यहाँ पे 1/v हो जाएगा, एच क्रॉस के बाई एम हो जाएगा, और ई जेड आ जाएगा यूनिट वेक्टर, और ये आ जाएगा। तो जे आर टी की वैल्यू आ गई दिस, और जे आर टी क्या था, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी।
और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो होती है इक्विवेलेंट टू फ्लक्स को होती है, ये मैंने लिखा फ्लक्स। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज इक्विवेलेंट टू फ्लक्स, प्लस तो फ्लक्स जो होगा, और फ्लक्स क्या होता है, आई नोट, फ्लक्स होता है आई नोट, इसीलिए मैंने यहां सीधा आई नोट लिख दिया। मैं कायदे से तो ऐसे लिखना चाहिए, इस लाइन को अलग कर देना चाहिए था, ये यहां से पार्ट अलग कर देना चाहिए था, ये दिस इज इक्वल टू दिस, ये आ गया है, और फिर लिखना चाहिए था बट जे आर टी इज इक्वल टू आई नॉट, और डायरेक्शन लेना है तो यूनिट वेक्टर ई जेड ये लेना चाहिए था। ये इक्वल होता है, तो पहली वाली इक्वेशन नंबर 1 दिस एंड नंबर 2 को इक्वेट कर देते, तब हमारा आ जाता आई नॉट की वैल्यू आ जाती वी बाई कैपिटल वी। तो ये फ्लक्स ही आई नॉट होता है, प्लस 1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, और आई नॉट भी हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया लिया था, पर यूनिट टाइम, तो वो यही फ्लक्स था। तो इसलिए जे इज इक्वल टू ये भी होता है, और जे इक्वल टू दिस तो हम निकाल ही चुके हैं, तो दोनों को इक्वट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू वी बाई कैपिटल वी। केस 2 आई नॉट की वैल्यू निकाल ली हमने, इसे इक्वेशन नंबर 8(1) कह दिया यहाँ पे। अब केस 2 पे आते हैं। ये कंसीडरिंग एन आउटगोइंग स्फेरिकल वेव ऑफ एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई इन थीटा फाई डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने पहले लिया था इसका, कि ऐसे देते हैं ई टू पावर आई के आर, ये हमने पहले ले चुके हैं, और 1/√v हमने अगेन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगा दिया। अगेन द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज डिफाइंड बाय द सेम फंक्शन, सेम इक्वेशन। क्या रियल पार्ट ऑफ क्या था, मैं लिख देता हूं दोबारा, क्या था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जे रियल पार्ट ऑफ फाई स्टार एच क्रॉस डिवाइडेड बाई आई एम मल्टीप्लाइड बाई डेल फाई, सॉरी दोबारा लिख देता हूं, फाई स्टार एच क्रॉस बाई आई एम डेल फाई, ये था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इसे अगेन रख दिया वही क्वेश्चन में। अब क्या वेव फंक्शन क्या है हमारे पास, वेव फंक्शन ये वाला है, तो ये वाला वेव फंक्शन रख दिया, इसमें माइनस ओमेगा टी भी लगा दिया यहाँ पे, माइनस ओमेगा टी जैसे पहले लगाया था, फिर वैसे ही डिफरेंशिएशन आ गया, ये डेल आर आ गया डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन भी कर देंगे तो ये आ जाएगा, डिफरेंशिएशन सॉल्व होके ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, जब सॉल्व होके इक्वेशन 8 आप पहले देख चुके हैं, 9 आ गई। आई थीटा फाई जो थी, आई थीटा फाई क्या था, आई थीटा फाई था नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो स्फीयर के केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये अभी हम दिखाते हैं कैसे आएगा स्फीयर के केस में, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ये तो स्फीयर के केस में मैंने लिख भी रखा है नोट, इसलिए मैंने सारी चीज लिख लिख के रखी है। स्फीयर के केस में हो जाएगा जे आर टी फॉर सरफेस ऑफ स्फीयर, ये हो जाएगी, सरफेस कितनी होती है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस के लिए लेंगे स्फीयर की, तो जे आर टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और जब पर यूनिट सॉलिड एंगल लेंगे तो जे आर टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉलिड एंगल करस्पॉन्डिंग टू स्फीयर विच इज अगेन 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, जे आर टी आर स्क्वायर हो जाएगा। यही जे आर टी आर स्क्वायर हमने ऊपर यूज किया था अभी, यहाँ पे ये यूज किया है, आई थीटा फाई इज इक्वल टू जे आर टी आर स्क्वायर, और जे आर टी की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, जे आर टी की वैल्यू ये रही, अभी कहाँ निकाली थी, ये रही जे आर टी की, ये रही वैल्यू, ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए नीचे, तो जे आर टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपके जे आर टी की वैल्यू आ गई वी बाई बी एफ थीटा एफ स्क्वायर मॉड ऑफ एफ स्क्वायर। तो आपकी आई की वैल्यू आ गई, आई नॉट की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं क्वेश्चन 8 में, और डी सिग्मा डिफरेंशियल क्रॉस कटिंग क्रॉस सेक्शन होता है आई बाई आई नॉट, जब इक्वेशन 8 और 10 को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ गई, मॉड ऑफ एफ स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर।
तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या आ गया? डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन mod of f theta square आ गया, which is the scattering amplitude. तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर फिर रिकॉर्ड करेंगे और आपको भेजेंगे।